टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम दुनिया में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए समर्पित है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व हाथी दिवस के मौके पर नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच विवादों के प्रबंधन के लिए डेली बेसिस पर जानकारी एकत्र करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। पहला सवाल, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की किस कंपनी ने अपनी जगह बनाई है? आर्सेलर मित्तल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो लिमिटेड या फिर HCL? सही जवाब है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी जगह बनाई है। फॉर्च्यून द्वारा जारी 2020 की रैंकिंग में रिलायंस 96वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राप्त स्थान फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में किसी भी भारतीय कंपनी को प्राप्त सर्वोच्च स्थान है। आपको बता दें कि राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इस सूची में क्रमशः 151वीं और 190वीं रैंक प्राप्त की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने विक्रेता चालित अभियान इतना आसान है को लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अलीबाबा या फिर अमेजॉन इंडिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, अमेजॉन इंडिया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन इंडिया ने अपने विक्रेता चालित अभियान इतना आसान है को बाजार में लॉन्च किया। यह अभियान बताता है कि कैसे विक्रेता अमेजॉन इकोसिस्टम पर आसानी से काम कर रहे हैं। यह अभियान मौजूदा और संभावित विक्रेताओं के संवाद के लिए है, जो यह बताता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचना कितना आसान और सरल है। कंपनी इस अभियान को देश के MSME तक पहुंचाना चाहती है ताकि उन्हें भी व्यापक ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिले। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण पूरा कर लिया है। उसने इस वैक्सीन का नाम क्या रखा है? ग्लोनास, स्पुतनिक 5, रॉसकॉस्मॉस या फिर रोगोजिन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, स्पुतनिक 5। रूस कोविड-19 बीमारी के लिए वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। इसे रूस में गामालेया संस्थान और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। रूस ने इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 नाम देने का फैसला किया है। स्पुतनिक 5 रूस द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? सही जवाब है इसका गुजरात। गुजरात सरकार ने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया है। यह योजना केवल सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश को कवर करेगी। इसमें बीमा कवरेज अधिकतम 4 हेक्टेयर तक होगा। खरीफ फसल में 33 से 60% के नुकसान पर 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता दी जाएगी, जबकि 60% से अधिक नुकसान होने पर 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, FSSAI ने सरकारी स्कूल के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं? 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर या फिर 50 मीटर? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 50 मीटर। FSSAI के अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में फास्ट फूड के खिलाफ मसौदा नियमन नवंबर 2019 में जारी किया गया था। इसका शीर्षक खाद्य सुरक्षा और मानक, स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार विनियम 2019 था। यह नियम कहता है कि HFSS यानी हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर वाले खाद्य पदार्थ मेस परिसर और स्कूल कैंटीन में नहीं बेचे जा सकते। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई पद्धति को टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है? तालाब सिंचाई,
फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या फिर सतही सिंचाई। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, इसलिए इसे टपक सिंचाई या बूंद सिंचाई भी कहते हैं। इस सिंचाई विधि की खोज इजराइल से मानी जाती है। ड्रिप सिंचाई में पेड़ पौधों को नियमित रूप से जरूरी मात्रा में पानी मिलता रहता है और पानी की बचत भी होती है। इस पद्धति से सिंचाई के कारण मृदा में लवणीकरण और खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती और मृदा अपरदन में भी कमी आती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखीय प्रक्रिया के दौरान ज्वालामुखी राख और विखंडित पदार्थों के जमने से निर्मित शंकु जैसी आकृति को सिंडर शंकु कहते हैं। कंपोजिट शंकु में लावा और राख का जमाव क्रमिक रूप से होता है, इसलिए इसे परतदार शंकु भी कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ज्वालामुखीय प्रक्रिया के दौरान ज्वालामुखी राख और विखंडित पदार्थों के जमने से निर्मित शंकु जैसी आकृति को सिंडर शंकु कहते हैं। सिंडर शंकु प्रायः छोटे होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट के बाद इनकी आकृति और आकार में परिवर्तन होता है। सिंडर शंकु की ऊंचाई कम और ढाल मंद होती है। कंपोजिट शंकु में लावा और राख का जमाव क्रमिक रूप से होता है, इसलिए इसे परतदार शंकु भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई और ढाल की तीव्रता अधिक होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कहवा यानी कॉफी की खेती के लिए सामान्यतः कितने तापमान को उपयुक्त माना जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सी, 16 डिग्री सी से 28 डिग्री सी या फिर 31 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 16 डिग्री सी से 28 डिग्री सी। कहवा की खेती के लिए लगभग 16 डिग्री सी से 28 डिग्री सी तापमान और उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कॉफी की 2 किस्में अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती हैं। विश्व के लगभग 4% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। भारत में कॉफी के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुई थी। भारत ऐसा एकमात्र देश है जहां कॉफी की खेती छायादार पेड़ों के नीचे होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सामाजिक वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक और निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई और 1980 में यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। सामाजिक वानिकी के तहत सार्वजनिक और निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए पहला सुझाव 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई और 1980 में यह 6ठी पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया। इसका प्रमुख उद्देश्य परंपरागत वनों पर दबाव कम करके अनुपयोगी भूमि या परती भूमि का उपयोग करते हुए ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटिकेल गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और चावल के बीच संकरण करा के उत्पन्न किया है। करनाल बंट और रस्ट गेहूं की फसल में होने वाले प्रमुख रोग हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? या है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। ट्रिटिकेल गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई के बीच संकरण करा के उत्पन्न किया है। करनाल बंट और रस्ट गेहूं की फसल में होने वाले प्रमुख रोग हैं। गेहूं में लगभग 8 से 15% प्रोटीन और लगभग 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं के उत्पादन में चीन पहले, भारत दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज या फिर अरुण जेटली? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ और इस प्रश्न के जवाब के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।